वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। दोस्तों, मैं सुरेंद्र सप्रे और आज जैसा कि हम जानते हैं कि सीजीपीएससी प्री में मुश्किल से अब 20 दिन रह गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी का जो रिवीजन है वो बहुत तेज़ी से चल रहा होगा। सारे सब्जेक्ट्स हम 1 to 1 रिवाइज कर रहे होंगे और एक से ज़्यादा समय ज़्यादा बार हमें रिवीजन करनी है। और देखिए, रिवीजन ही की है फॉर आवर सक्सेस। जिस तरह से अभी का जो पीएससी का पैटर्न है तो समझने में थोड़ी सी यहाँ दिक्कत हो रही है कि वो किस तरह से प्रश्न पूछेगा। देखिए, अभी हाल ही में जितने भी सीजीपीएससी प्री के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे एसीएफ का एग्ज़ाम था और एडीपीओ का जो एग्ज़ाम था, तो वहाँ पर हमने देखा है कि किस तरह से जो प्रश्न है वो प्रश्न आपको ऐसे पूछे जा रहे हैं कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस टॉपिक से और किस तरह से वो फ्रेमिंग करेगा। तो एक ओवरऑल हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एसीएफ का जो पेपर था, एडीपीओ और लगातार अभी जैसे व्यापम के आप देख रहे होंगे कि जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो इन पे जो प्रश्न जिस तरह से पूछे जा रहे हैं और जैसी फ्रेमिंग की जा रही है, तो वो हमें माइंड में रखकर माइंडसेट वैसा रखना पड़ेगा और साथ ही उस बेसिस पे उस तरीके से हमें रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है कि रिवीजन करना है। और साथ ही मैं उन सभी छात्रों को ये एक कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे जैसे अलग अलग जगह से हमने टेस्ट सीरीज ली है और टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग अपनी रिवीजन को फ्रेमिंग की है। देखिए, टेस्ट सीरीज आपका जो रिवीजन है उसको बूस्ट अप करता है, तो उसी कड़ी में हमें यहाँ पर करंट अफेयर का जो ये क्वेश्चन आंसर सीरीज है वो पाथ आईएएस एकेडमी के द्वारा आप सभी के लिए आपका जो रिवीजन है उसे बूस्ट अप करने के लिए। देखिए, करंट अफेयर में दिक्कत क्या होती है कि हमें एक साल, लगभग एक साल और जनवरी का भी करंट अफेयर हमें यहाँ पर देखना पड़ता है। जैसे कि इस बार की जो पीएससी है तो वो 2021 की पीएससी है, तो हमें 2021 जनवरी से लेकर आपके दिसंबर तक और साथ ही जो 2022 का ये जो जनवरी का मंथ है वहाँ तक की सारी चीज़ें हमें कवर करनी होगी। अब यहाँ 13 मंथ का जो करंट अफेयर है, तो जिसने शुरू से 1 जनवरी से स्टार्ट किया है तो उसके लिए वो नोट्स बनाना, फिर उसके बाद सारी चीज़ें कवर करना आसान हो जाता है। लेकिन जिन लोगों ने कुछ ऐसे भी हैं जो हाल ही में 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो 6 महीने का करंट अफेयर लगभग उनका छूट जाता है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो ऐसी स्थिति में देखिए, पाथ आईएएस एकेडमी के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है आप सभी के छात्रों के हित में, और उसी हित के चलते यहाँ पर एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आंसर सीरीज लाया गया है। इस पे हम लेक्चर बाय लेक्चर हम देखते चलेंगे कि पहला, जैसे आज का लेक्चर है हमारा नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर, और इसी के बाद हम नेक्स्ट जो अल्टरनेट लाते जाएंगे। सेकंड आपका जो सीरीज रहेगा वो सीरीज का दूसरा भाग जो रहेगा वो आपके छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे हैं, जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो आपके लगभग 1 वर्षों के जो भी मुद्दे हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जनरली जो एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस में मैं वहाँ पर आपको वो चीज़ें भी डिस्कस करूँगा कि किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन का, और हमारा पहला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये न्यूज़ में था। ये भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में घोषित किया है। ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो हम इसका आंसर देखते हैं। ये है पराक्रम दिवस। थोड़ा सा आगे चल के हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो ये हम मान के चलते हैं कि भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस रूप में घोषित किया है, तो वो है हमारा पराक्रम दिवस। और यहाँ पर देखिए, बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेगा, तो इसका पीडीएफ भी आप लोग को दिया जाएगा। पीडीएफ भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही पीडीएफ रख के इसको पढ़ेंगे और तो आसानी होगा
चलिए, तो पहले प्रश्न का उत्तर हमारा होता है ए, जिसको हम सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भारत सरकार ने घोषित किया है आपका पराक्रम दिवस के रूप में। दूसरा देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस मंत्रालय ने इसको घोषित किया है। तो ये कल्चरल मिनिस्ट्री ने घोषित किया है, संस्कृति मंत्रालय ने। और 23 जनवरी को हम सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाते हैं। तो यदि प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि 23 जनवरी को भारत सरकार के द्वारा किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है, तो हम डायरेक्टली उसका आंसर देंगे पराक्रम दिवस के तौर पे। ये हमें ध्यान में रखना है कि प्रश्न इसको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है। देखिए, एज इट इज प्रश्न नहीं आया तो कहीं ना कहीं वो घूम के आएगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। हमने क्या देखा क्वेश्चन, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, हमने यहां पर देखा कि भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। लेकिन अगर प्रश्न हमारा कुछ इस तरीके का आता है कि 23 जनवरी को किस रूप के तौर पे भारत सरकार ने मनाने की घोषणा की है, किस दिवस के रूप में, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे इसको देखते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करिए, कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन होंगे जो आपको आगे चल के पढ़ने हैं, और बाकी तो यहाँ मैं डिक्टेट करते हुए चीज़ों को चलूँगा। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी जो रिलेटेड टॉपिक से, वो आगे हम इस पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते चलेंगे। तो पेन कॉपी लेकर बैठिए और चीज़ों को नोट करते चले। तो देखिए, नेक्स्ट जो है, अदम्य भावना और राष्ट्र के लिए निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के और उनको याद करने के लिए इस दिवस को मनाया जाएगा। वही इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य है कि नेताजी के जो अदम्य साहस, जो उनकी अदम्य भावना और जो राष्ट्र को समर्पित जो उनकी जो भावना थी देशभक्ति को लेकर, तो उसके सम्मान में इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में भारत सरकार मनाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारा यहां पर है, भारत सरकार के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। अब देखिए, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछता है पीएससी में या व्यापम वगैरह के परीक्षा में कि भारत का जो सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे पहला, तो इस तरह के प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर है लद्दाख। लद्दाख में देखिए, जो पर्यटन स्थल है लेह हो गया आपका, और जो आपका यहाँ पर हो गया आपका लेह और कारगिल वाला जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर पर्यटन को लेकर जो मौसम का पूर्व अनुमान लगाना है, उसके लिए यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र का वहाँ पे स्थापना की गई है लद्दाख में। अब देखिए, प्रश्न इस तरीके का बनता है कि मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा की गई। तो ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और ये भारत का सबसे ऊंचा आपका विज्ञान केंद्र, मौसम विज्ञान केंद्र है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। साथ ही दो स्थानों का नाम यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि लेह और कारगिल में जो पर्यटन स्थल है, उनके लिए यहाँ पे मौसम पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी, जैसा कि हम पूर्व में देख चुके हैं कि बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं वहाँ पे घटित हुई है, तो इनसे बचाव के लिए इस मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। कौन सा मंत्रालय इसकी स्थापना करता है? तो वो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, या अंग्रेजी में कह दे तो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, चलिए, विदेश मंत्रालय ने प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस जो महात्मा गांधी जिस दिन आए थे यहाँ पर, तो उस
दिन को, उस उनके गौरव, उनके सम्मान के लिए उस दिवस को प्रवासी भारतीय, प्रवासी कहने का मतलब जो भारत से बाहर विदेशों में रहते हैं, तो उनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। तो अब देखिए, उनकी सहूलियत के लिए भारत में जो भी मतलब जो भी स्कीम्स है और जो भी नीति बनाई जाएगी, तो उनको डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए एक ऐप का लॉन्च किया गया, यहाँ पर एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, जिसे ग्लोबल प्रवासी भारत, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता के नाम से ये ऐप यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब किस मंत्रालय ने किया? तो विदेश मंत्रालय ने। और किसके लिए? प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए। नेक्स्ट यहां पर इसका थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि देखिए, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और एप्लीकेशन, मतलब यहां पे पोर्टल के साथ साथ एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। तो देखिए, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो है भारतीय मिशनों और प्रवासी भारतीयों के बीच 3 तरफा संचार बनाना, मतलब कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए इन बिटवीन जो मतलब जो जितने प्रवासी भारतीय हैं जो उनके बीच में, और जो भारतीय जो सरकार है, भारत की जो सरकार है, उनके बीच में एक जो कम्युनिकेशन है उसको क्लियर करने के लिए ये एक एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब देखिए, ऐप का इस्तेमाल कौन करेंगे? ऐप का इस्तेमाल जो प्रवासी समुदाय है वो करेगा, और साथ ही पोर्टल का इस्तेमाल जो मिशन से जुड़े जो संबंधित जो व्यक्ति है वो इनका इस्तेमाल करेंगे। तो आंसर हमारा क्या है यहाँ पर? प्रवासी ग्लोबल प्रवासी रिश्ता, ये पोर्टल विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं STIP। STIP ये क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा? किस क्षेत्र से जुड़ी राष्ट्रीय नीति है? देखिए, अक्सर स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स और उनकी जो नीति है उसको लेकर यहाँ पे प्रश्न आयोग के द्वारा पूछा जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि STIP क्या है, किस क्षेत्र से जुड़ी नेशनल पॉलिसी है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी ये एक राष्ट्रीय नीति है। STIP इसका फुल फॉर्म भी वही है, विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा ये एक नवाचार नीति है। नवाचार मतलब इनोवेटिव एक अप्रोच है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। ये इसका फुल फॉर्म भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। STIP क्या है? तो STIP का मतलब है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन प्रोग्राम, नीति, ठीक है, प्रोग्राम है ये। और यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि उद्देश्य क्या है। इसमें राज्यों के बजट के माध्यम से प्रौद्योगिक और आत्मनिर्भरता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को यहाँ पर बढ़ी हुई धनराशि शामिल है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, शैक्षणिक संगठन जो और में जो जेंडर और सोशल ऑडिट की भी मांग करता है, मतलब यहाँ पर हमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी STIP के थ्रू। ये आपकी जेंडर और शैक्षणिक जो यहाँ पर इक्वालिटी है और सोशल ऑडिट के तौर पे यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब इसमें कुछ सुझाव भी मांगे गए हैं जो DST मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा 25 जनवरी तक अभी जो समय दिया गया था, जो हितधारक है उनके द्वारा, और जनता से कुछ सुझाव भी मांगे थे ताकि इस एप्लीकेशन को आगे चल के और अच्छा बेहतर किया जा सके। तो ध्यान रखेंगे कि STIP साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक आपका प्रोजेक्ट है। अब देखिए, उत्तर पूर्व भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल। देखिए, भारत का पहला कौन से क्षेत्र में? उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर बनाया गया है? तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये शिलांग में बनाया गया है। ये शिलांग हमें ध्यान में रखना है। थोड़ा सा इसके बारे में और हम देख लेते हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में शिलांग में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का शुभारंभ किया। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का नाम भी हमें ध्यान में रखना है। खेलो इंडिया स्कूल पहला जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, और ये कहाँ पे? शिलांग में है। शिलांग में बनाया गया, और किस रूप में? असम राइफल्स पब्लिक स्कूल, ठीक है। असम राइफल के बारे में जानते हैं हम
कि एक आर्म फोर्सेस है भारत की, जैसे कि बीएसएफ वगैरह होता है, बीएसएफ हो गया, सशस्त्र सीमा बल सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इस तरह का। तो असम राइफल भी यहाँ पर एक हमारा आर्म फोर्स है, ध्यान में रखना है इसको। अब देखिए, यह स्कूल उत्तर पूर्व भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल बन गया, यानी कि पहला है तो पहला है मतलब इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इसको। कहाँ पे बना? शिलोंग में बना। वर्तमान में देश भर में 9 स्पोर्ट्स स्कूल और मंजूरी दी गई है, यानी कि इसको मिलाकर 10 हो जाएंगे। इनके अलावा कितने हो गए? 9 और ऐसे स्कूल्स हैं जिनको यहाँ पर मंजूरी दी गई है। तो आगे चल के उनके बारे में खबरें देखेंगे। फिलहाल के लिए पहला है तो पहला है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी फिलहाल सीजीपीएससी के लिए, प्री के लिए हमें इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे जब भी वो बन जाएंगे, जो जहां भी बनेंगे, तो उनके बारे में आगे चल के देखेंगे। देखिए, स्कूल के उद्देश्य क्या है? स्कूल का उद्देश्य स्कूल के एथलीटों के खर्च को वहन करने वाली सरकार के साथ खेल को शिक्षा के साथ एकीकृत करना, यानी कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन को एक साथ करना। अब देखिए, भारत एक हर क्षेत्र में उभरता हुआ देश है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन हो या स्पोर्ट्स हो। जिस तरह से हमने ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में हमारा योगदान जो है, वहाँ पर हमने देखा है हमारे खिलाड़ियों का योगदान, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस स्कूल का, खेलो इंडिया स्कूल का उद्देश्य क्या है? खेल के साथ साथ जो शिक्षा है उसको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ लेकर चले, ताकि स्पोर्ट्स के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी यहाँ पर बढ़ता रहे। अब देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस के 16वें संस्करण का विषय क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक अभी देख ही लिया प्रवासी भारतीय को लेकर। अब देखिए, इसका जो आंसर है वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान, यानी कि अभी जो भारत की 75वीं जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई, तो उसी तर्ज पर अब जो प्रवासी भारतीय हैं उनको आत्मनिर्भर भारत में योगदान के लिए प्रेरित करता। ये हमारा जो संस्करण का विषय था, 16वें संस्करण का प्रवासी भारतीय दिवस, यानी कि जो प्रवासी भारतीय हैं उनको अब प्रेरित किया जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे। तो इसका थीम हमें ध्यान में रखना है कि आत्मनिर्भर भारत में योगदान। थोड़ा डिटेल इसके बारे में और देखते हैं कि इसका उद्देश्य भारतीय डायस्पोरा, यानी कि जो विदेश में हमारे जो भारतीय भाई बहन जो रहते हैं, उनको भारत में सामाजिक आर्थिक विकास का हिस्सा बनाना के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसके बारे में चर्चा हमने की अभी। अब देखिए, इस वर्ष के सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। अब सूरीनेम गणराज्य के राष्ट्रपति को मुख्य भाषण देना है। ठीक, ये पूछा जा सकता है कि सूरीनेम ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है सूरीनेम, वो उसके जो राष्ट्रपति है उनको यहाँ पे मुख्य भाषण देना है। तो ये भी एक तथ्य हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने श्रम शक्ति नामक एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल लॉन्च किया? देखिए, बहुत सारे कोविड के बाद से बहुत सारे ऐसे पोर्टल और आपके वेबसाइट या ऐप वहां पे लॉन्च हो रहे हैं, जिनको हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए, यहां पर नाम आपको दिया है, कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन भी मिलेगा आपको। श्रम शक्ति नामक एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल, अंग्रेजी में पढ़ता हूं नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल। अब देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कोविड-19 के बाद बहुत सारा जो पलायन था उसमें थोड़ी सी कमी आई, लेकिन अब कैसे करें? जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वहां पर चीजें मौसम पे, पूरा भारतीय जो कृषि है वो भारतीय मानसून पे निर्भर है। तो व्यक्ति क्या करते हैं? पलायन करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, और अपनी आजीविका के लिए कुछ वहां पे साधन ढूंढते हैं। तो उसी के तर्ज पे देखिए, श्रम शक्ति जो आपका
एक पोर्टल है वो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन में यहां पर आपको केंद्रीय श्रम मंत्रालय भी दिख रहा है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय और साथ में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन भी आंसर भी यही है, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय, यानी कि यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ये श्रम शक्ति यानी कि लेबर की बात हो रही थी, तो ये कंफ्यूजन के लिए इस तरह से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे जो मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। तो चलिए इसका आंसर क्या है? श्रम शक्ति जो ऐप है, जो नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल है, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय। तो आगे इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्रालय ने एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है जो प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों को तैयार करने में मदद करेगा। यानी कि कुछ इस तरह की स्कीम्स लाना जो प्रवासी श्रमिक है, जो अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में, जो बड़े राज्यों में, मेट्रो सिटीज में जाके वहां पर अपनी आजीविका का साधन ढूंढते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी मदद की जाए। उसके यहाँ पर मदद करने के लिए जो कार्यक्रम है उनको तैयार करना इस श्रम शक्ति पोर्टल का उद्देश्य है। अब देखिए, श्रम पोर्टल का नाम श्रम शक्ति है और इसे गोवा में केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, ये हमें ध्यान में रखना है। साथ में उन्होंने श्रम साथो नामक प्रवासी श्रमिकों के लिए एक प्रशिक्षण मैनुअल भी लॉन्च किया। तो ये भी ध्यान रखना है कि इस तरह का एक मैनुअल भी यहाँ पे प्रवासी श्रमिकों के लिए लॉन्च किया गया, जिसका नाम है श्रम साथो, और किसके द्वारा? एक ये है प्रशिक्षण मैनुअल। तो इतनी चीजें इसके बारे में हमें जानकारी रखनी है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए, हाल ही में खबरों में रहे राजेंद्र कुमार भंडारिम किस पुरस्कार के विजेता हैं? अब देखिए, इस तरह के जो अवार्ड्स हैं, ऑनर्स है, साइंस टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स, तो सारे मिश्रित जो सेक्शंस हैं वो यहाँ पर कवर किए जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स पाथ आईएएस एकेडमी से जुड़े हैं तो उनको इन सेक्शंस के बारे में भली भांति उनको पता है, वो पहले से अवगत है कि किन सेक्शंस पे हमें करंट अफेयर की तैयारी करनी चाहिए। तो आगे इस पे देखते हैं कि अब ये जो खबर है वो है आपकी पुरस्कार वाले आपके सेक्शन से। तो ये नाम दिया गया है राजेंद्र कुमार भंडारिम किस पुरस्कार के विजेता हैं। अब ये जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये इनको सम्मानित किया गया। आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं कि ये पुरस्कार गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, जो कि वर्ष 2021 के लिए आपदा प्रबंधन पुरस्कार की अभी जो घोषणा की गई, तो राजेंद्र प्रसाद भंडारिन को ये पुरस्कार दिया गया। कब का? 2021 का। कौन सा मंत्रालय देता है? तो वो गृह मंत्रालय है। और देखिए, अधिसूचना के अनुसार पुरस्कार की व्यक्तिगत श्रेणी में यानी कि इंडिविजुअल कैटेगरी में राजेंद्र कुमार भंडारिन को ये यहाँ चयनित किया गया, जबकि संस्थागत श्रेणी, ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, संस्थागत श्रेणी में स्थायी पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी मतलब सीड्स को ये पुरस्कार चुना गया, इस पुरस्कार के लिए चुना गया। यानी कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया। व्यक्तिगत श्रेणी में राजेंद्र कुमार भंडारिन और दूसरा संस्थागत श्रेणी जो है उसमें स्थायी पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को, सीड्स को यह पुरस्कार से नवाजा गया। तो इतनी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, नोट्स बनाते चलें, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो साइड में लिखते चलें, और बाकी तो पीडीएफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं।
ये एक रिपीटेड है क्वेश्चन, इसके बारे में हमने देख चुका था। अब देखिए, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम, यानी कि देखिए प्रदूषण के जब भी नाम आता है तो हम बात करते हैं हमारे देश की राजधानी दिल्ली के बारे में, तो उसी को यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहनों को, ताकि प्रदूषण कम हो सके, तो इसके तर्ज पर अब भारत में तो शुरुआत हमारी दिल्ली से हुई है, इलेक्ट्रिक वाहनों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये अभियान, एक अभियान शुरू किया गया दिल्ली प्रशासन के द्वारा, जिसको हम स्विच दिल्ली के नाम से जानते हैं, यानी कि अब पेट्रोल और डीजल जो पारंपरिक ईंधन है तो उससे स्विच होकर हमें अब गैर पारंपरिक जो ईंधन है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, तो उसी के साथ साथ वाहनों में यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर स्विच करने का यहाँ पे आपको एक अभियान दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसे हम स्विच दिल्ली के नाम से जानते हैं। एक कैंपेन है, लॉन्च किया गया दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जिसे हम स्विच दिल्ली के नाम से जानते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी और यहाँ पे जानकारी हम देखते हैं। अब देखिए, उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना, और सीएम ने जनता से राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण, ये हम बार बार सुनते हैं, दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें दिल्ली का जो रैंकिंग है वो बहुत लो रहता है, क्योंकि वहाँ पर अभी वायु प्रदूषण की जो मात्रा है वो बहुत अधिक है। तो इसलिए जनता को एक मैसेज दिया जा रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कि हमें स्विच दिल्ली करना है, स्विच टू रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस की ओर हमें कैसे स्विच करते हुए चलना है। तो ये हमें चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, किस लिए, वायु प्रदूषण के लिए रोकना है, इसका उद्देश्य है। अब इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने की अपील की गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अब यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार आगे 6 हफ्तों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का किराए पर लेगी, यानी कि जब भी शुरुआत करनी है किसी अच्छे कार्य की तो पहले अपने आप से करें, तो वही यहाँ पर दिल्ली सरकार ने किया। आगे चल के जो भी जो दिल्ली सरकार के उस समय जब ये न्यूज़ में था तो उस समय ये घोषणा की गई कि आगे के जो 6 हफ्ते होंगे वहाँ पर दिल्ली सरकार अब खुद इस तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों का ही अपने कार्यों के लिए उपयोग करेगी। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, युद्ध अभ्यास। अब देखिए, इस तरह के जो मल्टीलेटरल, बाइलेटरल, जो बहुत सारे जो सैन्य अभ्यास होते हैं वो अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बिल्कुल वहाँ से बनता है। यदि रिसेंट वहाँ पर किसी तरह का कोई वहाँ पर कोई डेवलपमेंट होता है तो बिल्कुल एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो उसी तरह का युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यानी कि युद्ध अभ्यास। इस अभ्यास का जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। तो ये किसके किसके बीच में है, तो ये भारत और अमेरिका के बीच में एक सैन्य अभ्यास है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर हम करते हैं। अब ये जो था ये 17वां संस्करण था भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास। पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 में किया गया था। ये अलास्का के यूएस अलास्का में किया गया था। अलास्का एक यूएस का एक क्षेत्र है, वहाँ पर किया गया था। संयुक्त बेस एलमेंट फोर्ट रिचर्डसन में आयोजित किया गया था। अलास्का की ये जो बेस है अमेरिका का, वहाँ पर किया गया था। अब देखिए, फरवरी 2021 में अभ्यास का पिछला संस्करण, जो 2021 वाला जो संस्करण है, जो 21 में किया गया था, पिछला संस्करण यानी कि वो 16वां संस्करण 2020 था, वो आपका किया गया था फरवरी 2021 में बीकानेर में किया गया था। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया गया था, यानी कि एक बार भारत में होगा और एक बार नेक्स्ट जो है वो आपका अमेरिका में होगा। तो युद्ध अभ्यास किन दो सैनिकों के बीच में था, सैन्य सुरक्षा बलों के बीच में था, तो वो हमें ध्यान में रखना है, भारत और अमेरिका। आगे चल के ऐसे और भी युद्ध अभ्यास आएंगे जिनके बारे में हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए,
बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि ऐसे बहुत सारे युद्ध अभ्यास होते हैं तो उनको नाम कैसे हम याद रखें। तो उनके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली एक पेज बनाना, एक टेबल बनाइए, यहां पर लिखिए युद्ध अभ्यास और किन देशों के बीच होता है, तो देश का नाम यहां लिख लीजिए, सिंपली ये कर लीजिए ऐसे। तो एक टेबल बना के एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए जिससे आपको जब भी रिवाइज करना हो तो आसानी से वो रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, यानी कि जो भी सुरक्षा को लेकर आतंकवादी जो विरोधी अभियान है उनको लेकर जो भी विशेष तरह का जो भी वहां पर हम आपस में जो अपनी चीजें साझा कर सके सिक्योरिटी पर्पस से लेकर, तो ये इसका उद्देश्य होता है। इनका इन देशों का ये उद्देश्य होता है कि किस तरह से जो सुरक्षा है, जो आंतरिक सुरक्षा और किसी तरह की जो बाह्य सुरक्षा है उनके लिए इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिए, पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। अक्सर न्यूज़ में रहता है, ये हमारे एनवायरनमेंट वाले सेक्शन से है कि पर्यावरण मंत्रालय ने किस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना यहां पर जारी की है। तो हमें ध्यान में रखना है कि समुद्री कछुआ जो मरीन टर्टल है उसके लिए अभी हाल ही में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक नेशनल एक्शन प्लान यहां पे लागू किया है, शुरू किया है। तो ये उसके संरक्षण के लिए है, अक्सर ये न्यूज़ में रहता है। अब देखिए यहाँ पर आपको 4 जो एनिमल्स दिख रहे हैं, चारों ऐसे एनिमल्स हैं जो IUCN की किसी न किसी लिस्ट में वहाँ पर देखने को, IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के जो रेड लिस्ट है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। किसी न किसी लिस्ट में डिफरेंट लिस्ट होती है, उसके बारे में आगे और जो न्यूज़ होंगे वहाँ चर्चा उसकी हम करेंगे। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी हमने कई बार सुना है कि न्यूज़ में है, ब्रह्मपुत्र का जो डॉल्फिन है और आपके साथ साथ जो ब्लैक बक है ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। थोड़ा सा स्पष्टीकरण यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने हाल ही में समुद्री मेगाफाना स्टैंडिंग दिशा निर्देश और राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना, यानी कि यहाँ पर 2 तरह के योजना और संरक्षण के लिए 2 तरह की योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें समुद्री मेगाफाना स्टैंडिंग दिशा निर्देश, फ्लोरा और फौना की बात करते हैं। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स होता है और फौना का मतलब यहाँ पर जो सी या ये कह दे कि वाटर एनिमल्स जो है उनको फौना के तौर पे हम यहाँ पे लेते हैं, वाटर एनिमल्स। यहाँ पे टर्टल की बात हुई है तो ये एक तरह का वाटर एनिमल है और फौना कहने का मतलब जितने एनिमल्स होते हैं उनके लिए एक योजना यहाँ पर लाई गई है। अब देखिए, दस्तावेजों को तट पर फंसे जानवरों, समुद्र और या नाव में उलझे हुए जानवरों को संभालने के लिए रूपरेखा, समुद्री प्रजाति और उनके आवासों के लिए खतरों को कम करने के लिए प्रबंधन कार्यवाही, अपमानित आवासों का पुनर्वास आदि शामिल है। यानी कि किस तरह की कार्य योजना है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। साथ ही ये हम ध्यान रखेंगे कि किसके द्वारा लाई गई है और किसके लिए लाई गई है, तो राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल का पानी कनेक्शन प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन। देखिए ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है और एक फ्लैगशिप मिशन भी है भारत सरकार का, तो इसके बारे में हमें ध्यान में रखना है। तो ये पूछा जा रहा है कि सभी परिवारों को नल का पानी कनेक्शन प्रदान करने के लिए लक्ष्य जो है भारत सरकार का वो 2024 तक का रखा गया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेल और देखते हैं कि इसकी शुरुआत जो है जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि इसकी शुरुआत
अक्सर पूछा जाता है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, मतलब हमें क्वेश्चन के हर डायमेंशंस को टच करना है। यदि वो पूछता है टारगेट कब का है, तो जैसा ये क्वेश्चन हमारे टारगेट को लेकर था, और ये क्वेश्चन यहाँ पर एक और बनता है कि इसकी शुरुआत कब से की गई थी, तो हमें ध्यान रखना है 15 अगस्त 2019 को। अब देखिए, इसका उद्देश्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल का पानी कनेक्शन प्रदान करना है। यानी कि यहाँ टारगेट भी क्वेश्चन कवर हो गया और यहाँ पे शुरुआत भी कवर हो गया। अब देखिए, हाल ही में 3.53 करोड़ ग्रामीण घरेलू नल पानी कनेक्शन प्रदान करके यह योजना एक नए मील का पत्थर पर पहुंच गया है। यानी कि आंकड़े भी यहाँ पर हमें देखने हैं कि कितने 3.53 करोड़ ग्रामीण घरों में, यानी कि एक मील का पत्थर यहां साबित हो रहा है। 2019 में केवल 17% के मुकाबले, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसे याद नहीं रखना है। डेटा कौन सा याद रखना है कि अभी कितने ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से पानी, पीने योग्य पानी यहां पर मिल रहा है, तो 35.24% ग्रामीण घरों में अब नल का पीने योग्य पानी पहुंचाया जा रहा है। देखिए, यहां से 3 क्वेश्चन हमारे यहां से कवर हो गए। एक तो शुरुआत कब हुई, दूसरा उद्देश्य लक्ष्य कब तक का है, और तीसरा अभी वर्तमान में प्रतिशत कितना है। 2019 में 17 था, तो इनिशियल को छोड़ देंगे। वर्तमान में कितना है, 35.24% घरों में पानी पहुंच चुका है। अब देखिए, नेक्स्ट जो है, भारत का सबसे बड़ा भू आधारित ऑप्टिकल टेलीस्कोप। मैंने क्या कहा कि भारत में पहला, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, जब भी न्यूज में हो पहला, तो बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है। तो ये भारत का सबसे बड़ा भू आधारित, मतलब ये कैसा है, ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहां पे इंस्टॉल किया गया, तो आंसर है उत्तराखंड में। ये आपका यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि पहला जो ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल, पहला नहीं सॉरी, सबसे बड़ा, जो भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप, वो आपका उत्तराखंड में इंस्टॉल किया गया। ये अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल देखते हैं। सबसे बड़ा ग्राउंड आधारित ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित किया गया उत्तराखंड में। टेलीस्कोप को एक इंडो बेल्जियम सहयोग के प्रयास से, यानी कि सेकेंड इंफॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल रही है, जो किस देश के सहयोग से, तो ये बेल्जियम है, ये एक यूरोपियन कंट्री है, हमें ध्यान रखना है, जिसे रूसी विज्ञान अकादमी द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर जिसे 2007 में शुरू किया गया था, 2007 में इस प्रोजेक्ट को शुरुआत की गई थी। अब इसका संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान निकाय आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, जिसे हम एरीस द्वारा के रूप में हम जानते हैं शॉर्ट फॉर्म के तौर पे, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज के द्वारा इसे चलाया जाएगा, इसे देखरेख किया जाएगा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड DST के अंतर्गत ये आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक क्या है। देखिए, जब भी किसी तरह की रिपोर्ट आए और जिसमें वर्ल्ड लेवल की रिपोर्ट हो, तो वो हमें ध्यान में रखनी है, भारत की रैंकिंग वहां पे देखनी है। जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, भारत का जो रैंक है वो 139 है, इसे हमें ध्यान में रखना है। यानी कि यहाँ कितने खुशनुमा लोग रहते हैं, तो उनकी रैंकिंग में भारत 139 नंबर पे यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई है, लेकिन UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी कि इसको जारी कौन करता है, जारीकर्ता कौन है इसका, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड, जिसको हम SDG के नाम से जानते हैं, वो सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, इसे SDG सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा
इसे जारी किया गया है। रिपोर्ट 3 मुख्य संकेतकों पर भरोसा करके भलाई को नापती है, यानी कि जीवन मूल्यांकन, सकारात्मक भावनाएं और नकारात्मक भावनाएं, यानी कि किस तरह से हम जीवन जो मूल्यांकन है, जीवन का मूल्यांकन किस तरीके से हमारा है, और साथ ही जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव जो हमारे फीलिंग्स है उनको साथ में लेते हुए यहाँ पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। अब देखिए भारत 149 देशों में कितना 139 के स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया, यानी कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश है हमारा फिनलैंड। ये भी एक यूरोपियन कंट्री है, तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह की रिपोर्ट हो तो पहला कौन है, ये भी कई बार प्रश्न पीएससी के द्वारा पूछा गया है। ध्यान में रखना है कितने देश थे 149, तो भारत की रैंकिंग 139 है। साथ ही रिपोर्ट कितने संकेतों पर आधारित है, तो 3 मुख्य संकेत है यहाँ पर। तो भारत की रैंकिंग कितने संकेत है और पहला कौन है और कौन जारी करता है, तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है। नेक्स्ट पहुंचते हैं कि किस भारतीय महान गायक ने राज्य के सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जीता, यानी कि ये महाराष्ट्र भूषण जो महाराष्ट्र राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो किसको दिया गया, तो ये आशा भोसले जो हमारी सिंगर लेजेंडरी सिंगर हैं उनको ये महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से नवाजा गया। ये हाईएस्ट ऑनररी स्टेट का ऑनर है महाराष्ट्र स्टेट का महाराष्ट्र भूषण। तो इतना हमें इसके बारे में ध्यान रखना है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने महान गायिका आशा भोसले को राज्य सरकार के सर्वोच्च सम्मान 2020 वर्ष इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चुना। राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1996 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी, यानी कि 1996 से यह पुरस्कार जो राज्य के जो महाराष्ट्र राज्य के जो सम्मानित जो व्यक्ति हैं उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उन्हें मान्यता देने के लिए उन व्यक्तियों को ये सम्मान से नवाजा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और किस संगठन ने संकल्प से सिद्धि ग्राम और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव लॉन्च किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्राइफेड जो एक संस्था है, ट्राइफेड जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए फेडरेशन है, वो उसके द्वारा संकल्प से सिद्धि ग्राम और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव लॉन्च किया गया। इसको हमें बहुत ही बारीकी से इसको हमें देखना है कि देखिए जनजातीय मामले मतलब ट्राइबल अफेयर्स के जो केंद्रीय मंत्रालय है वहाँ से भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ यानी कि ट्राइबल जो फेडरेशन मार्केटिंग वाला ट्राइफेड जो एक संस्था है उसके द्वारा संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव लॉन्च किया गया, यानी कि जो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है जो ट्राइबल जो कम्युनिटी है उसके डिजिटाइजेशन को लेकर एक ड्राइव चालू किया गया। यह अभियान 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट हमें ध्यान रखना है। संकल्प से सिद्धि जो गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव है उसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2021 से की गई। अब देखिए यह 100 दिनों का अभियान है, यानी कि अप्रैल में शुरू हुआ, उसके बाद मई, जून और जुलाई, ये 3 माह 100 दिनों का ये अभियान है जिसमें 150 टीम की भागीदारी शामिल होगी और देश के लगभग 1500 गांवों को कवर करेगा। यह इस जो अभियान है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो गांवों के वनधन केंद्रों को सक्रिय करना है, यानी कि देख रहे हैं हम कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी
ट्राइफेड अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो ट्राइबल जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज है, जो बस्तर संभाग के 7 जिले हैं, वहां पर ट्राइफेड के द्वारा बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो वन धन जो है, उनके लिए काफ़ी वहां पर कार्य किया जा रहा है। तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है। अक्सर इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी तरह का जो रिपोर्ट है वो किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट वो आपका IFPRI के द्वारा जारी किया गया एक वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था, ये इंटरनेशनल फूड जो प्रोजेक्ट है और उसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा 2021 की वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट जारी की गई है। कोविड-19 के जो महामारी से गंभीर स्वास्थ्य एवं आर्थिक प्रभावों को लेकर खाद्य प्रणाली और आजीविका पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसके लिए ये डिटेल रिपोर्ट जारी की गई है IFPRI के द्वारा। तो देखिए, नीति संकट के प्रभावों और नीतिगत प्रक्रियाओं को पर एक विस्तृत विश्लेषण करती है, जिसमें कमजोर समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी कि इस रिपोर्ट में जो कमजोर वर्ग हैं उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। उस रिपोर्ट के आधार पर आगे चल के जो भी संस्था है वो पॉसिबल वहां पर आपको कार्य करेगी। अब देखिए, भारत को S-400 ट्रायम्फ SA-21 ग्रोलर का रेजिमेंट सेट कौन सा देश वितरित करेगा। देखिए, इसके बारे में हमने जो पाथाईएस एकेडमी की जो करंट अफेयर बुकलेट है उस पे भी इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी। और साथ ही ये आपके यूपीएससी मेंस में इस टॉपिक से एक डिटेल्ड क्वेश्चन आया। यूपीएससी मेंस में अभी का जो 2021 का जो पेपर था, अभी हाल ही में वो संपन्न हुआ है। वो यूपीएससी के द्वारा इस टॉपिक से रिलेटेड S-400 ट्रायम्फ को लेकर यहाँ पर यूपीएससी ने भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है एनालिसिस के फॉर्म में। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि ये भारत S-400 ट्रायम्फ ग्रोलर का रेजिमेंट सेट कौन से देश से वितरित करेगा। तो ये रूस है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर देखते हैं। रूस भारत को S-400 ट्रायम्फ SA-21 ग्रोलर वायु रक्षक प्रणालियों का पहला रेजिमेंट सेट देने के लिए तैयार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस वाले सेक्शन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत और रूस ने S-400 ट्रायम्फ SA-21 ग्लोलर के लिए 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया है, जो कि लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यानी कि सैम, सरफेस टू एयर मिसाइल। जैसे कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में कई बार हम देखते हैं कि मिसाइल्स की कैटेगरीज होती है, जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल सैम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और वैसी सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है, और वैसी एयर टू सरफेस मिसाइल, यहाँ पर एयर टू सरफेस मिसाइल आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह की चीज़ें हम साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं। वैसे भी तो हमें ध्यान में रखना है कि S-400 ट्रायम्फ जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसके बारे में और हम देखते हैं, यह प्रणाली भारतीय वायुसेना के लिए और भारतीय रक्षा मतलब एयर डिफेंस को लेकर बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगी। जो वायुसेना के द्वारा जो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम है उस पे S-400 ट्रायम्फ जो है वो काफ़ी मददगार होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि वरुण, जैसा कि पीछे हमने देखा था युद्ध अभ्यास, वैसी एक और अभ्यास यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वरुण भारत और देश के बीच एक बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास है। यानी कि ये जो अभ्यास है
वो वरुण, जैसा कि युद्ध अभ्यास हमने देखा भारत और अमेरिका, तो वैसे ही वरुण जो है भारत और यहाँ पे आपका भारत और फ्रांस के बीच में ये एक युद्ध अभ्यास है। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, चार्ट बनाते चले, थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वरुण भारत और फ्रांस के बीच एक बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। कई बार आपको प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाएगा कि वरुण भारत और फ्रांस की किस तरह का सैन्य अभ्यास है। तो ये ध्यान रखना है कि ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसेना अभ्यास है। देखिए, द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का 19वां संस्करण 27 अप्रैल 2021 को संपन्न हुआ, यानी कि अप्रैल के समय ये संपन्न हुआ। तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये अभ्यास कौन सा है और किस तरीके का अभ्यास है, किन देशों के बीच किया जाता है। संस्करण कई बार नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि ये कब से चल रहा है। संस्करण लिख देने से पता चलता है कि ये जो है ये अभ्यास काफ़ी समय से चला आ रहा है। तो चलिए अब देखिए, अरब सागर में आयोजित इस अभ्यास को उन्नत वायु रक्षा, नेवल एक्सरसाइज है, उन्नत वायु रक्षा और पनडुब्बी रोधी कार्यक्रम, गहन उड़ान संचालन, सतह और वायु विरोधी हथियार फायरिंग और अन्य समुद्री सुरक्षा अभियान शामिल है। मतलब इस अभ्यास में किस तरह की गतिविधियां हो रही है उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है कि जो वायु रक्षा है, पनडुब्बी रोधी जो कार्यक्रम है, उस तरह की यहाँ पर गहन उड़ान संचालन, इस तरह का यहाँ पर आपको अभ्यास में इस तरह की गतिविधियां शामिल है। साथ ही हमें ध्यान रखना है कि ये अरब सागर में किया जा रहा है, किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पीएम जन आरोग्य योजना किस सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए किया गया? तो ये हमें ध्यान रखना है, SDG 3 के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 को के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पीएम जन आरोग्य की स्थापना की गई है, जहां पर सस्ते दामों पर सभी को जो औषधि, जो दवाइयां हैं वो उपलब्ध की जा सके। थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है, जहाँ पर जो विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी को कुछ लक्ष्य दिए गए हैं, जैसे कि 17 लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। 17 लक्ष्य हैं, ध्यान में रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाता है कि कितने लक्ष्य हैं, और हम आगे चर्चा भी करेंगे कि कौन कौन से लक्ष्य अभी प्री के लिए और साथ में मेंस के लिए भी हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए, सतत विकास लक्ष्य SDG 3 कहता है कि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करे, यानी कि ये क्या है कि हेल्दी लाइफ के लिए ये लक्ष्य है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना का एक प्रमुख घटक है, यानी कि एक उसका कंपोनेंट है, जो इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में लॉन्च किया गया था, जो आयुष्मान भारत का ही एक अंग है, और साथ ही दुनिया में सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना होने के नाते, यानी कि ये जो योजना है जन आरोग्य योजना, वो दुनिया में सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसका उद्देश्य प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख का स्वास्थ्य कवर और साथ ही 10.74 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रदान करना है, और साथ ही कमजोर परिवारों को 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमें ध्यान में रखना है कि 30 अप्रैल को आपका आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयुष्मान भारत की हम बात करते हैं तो आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। साथ ही यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की यदि हम बात करें तो 17 गोल्स हैं, और यहीं पर हम बात करते हैं एजेंडा 2030। बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये जो यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर
कि जितने 17 गोल्स हैं वो हमें 2030 तक उन लक्ष्यों को हासिल करना है। इसे एनविजन 2030 भी कहा जाता है। एजेंडा 2030 अक्सर मेंस में और आपका इंटरव्यू में भी ये कई बार पूछा जाता है, इसे ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलनेस, अभी इसी की हम चर्चा कर रहे थे कि कौन से लक्ष्य को हासिल करने का, तो ये वही है जो तीसरा गोल है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए। अब देखिए क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ये अभी छत्तीसगढ़ के मुद्दे में काफ़ी ये चर्चा में था। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके द्वारा इस लक्ष्य को हासिल करने में अभी छत्तीसगढ़ नीति आयोग की रिपोर्ट में यहाँ पर नंबर 1 थी। हमें ध्यान रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत में जो लागू करवाता है वो है नीति आयोग। नीति आयोग तो नोडल एजेंसी कौन है एसडीजी को लागू कराने के लिए भारत में, तो वो नीति आयोग है, ये ध्यान रखना है हमें। अब ये जेंडर इक्वालिटी की जो भारत को लेकर जो रिपोर्ट थी उसमें छत्तीसगढ़ हाल ही के कुछ महीनों में वो नंबर 1 था। उसको छत्तीसगढ़ के मुद्दों में हम कवर करेंगे। फिलहाल लौट के आते हैं यहाँ पर। देखिए जो जल जीवन जो मिशन था वो यहाँ पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को इंडिकेट करता है। एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी आगे चल के हम बात करेंगे। तो लगभग इन सारे 17 लक्ष्यों को लेकर भारत यहाँ पर अभी कार्यरत है और एजेंडा 2030 जो है उसको पूरा करने के लिए भारत लगभग अभी इस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए आगे और देखते हैं कि 5 जून को इस वर्ष का विश्व पर्यावरण दिवस समारोह का मेजबान देश कौन था? तो ये पाकिस्तान ने इस वर्ष की जो 5 जून का विश्व पर्यावरण दिवस था उसकी मेजबानी पाकिस्तान ने यहाँ पर की थी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान को लेकर न्यूज़ हमेशा इंपॉर्टेंट होता है भारत के दृष्टिकोण से। तो 5 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार मेजबानी को लेकर या उसकी थीम को लेकर होगा। अब देखिए यह दिन पहली बार साल 1972 में अस्तित्व में आया था, यानी कि 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस है 1972 को पहली बार मनाया गया था। इस वर्ष का विषय यानी कि अभी 2021 का विषय जो था वो था री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर, यानी कि री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर, ये इसका जो थीम था। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर इस वर्ष का जो विषय था। और देखिए वैश्विक मेजबानी किसने की थी? पाकिस्तान ने। तो इतनी चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि किस भारतीय राज्य ने भारत रत्न की तर्ज और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये असम है। असम राज्य ने हाल ही में ये घोषणा की है कि जो असम के जो सर्वोत्तम उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वहाँ के व्यक्तियों को इस तरह का सम्मान दिया जाएगा जो भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर होगा, जिसे असम रत्न के नाम से जाना जाएगा। थोड़ी चर्चा यहाँ देखते हैं कि देखिए समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले को हर साल दिए जाने वाले असम रत्न पुरस्कार की स्थापना करने का फैसला लिया असम कैबिनेट ने। और देखिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 3 व्यक्तियों को असम भूषण और 5 व्यक्तियों को असम विभूषण और यहाँ पर 5 व्यक्तियों को असम भूषण तथा 10 व्यक्तियों को असम श्री पुरस्कार प्रदान करने की भी निर्णय लिया है। यानी कि भारत रत्न ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत का, और पद्म के 3 पुरस्कार होते हैं, विभूषण, भूषण और श्री। तो उसी तर्ज पे यहाँ पर असम सरकार के द्वारा यहाँ पर इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है। और देखिए राज्य
हर साल साहित्य पेंशन, खेल पेंशन और कलाकार पुरस्कार भी प्रदान करेगा। यानी कि असम राज्य ने अपने नागरिकों के लिए बहुत सारे यहाँ पर पुरस्कारों की घोषणा की है, तो हमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस सदस्य राष्ट्र ने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की? ये भारत है। भारत के दिल्ली में ये वर्चुअल एक मीटिंग हुई थी कोविड को लेकर। यहाँ पर अभी बहुत सारे जितने भी समिट वगैरह हो रहे हैं, सारे के यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग आपको देखने को मिल रही है। और नेक्स्ट ईयर की यदि हम बात करें 2022 का, तो चाइना इसकी मेजबानी करेगा। ये सर्कल के फॉर्म में रहता है। यदि 2015 की बात करूँ 2023 की बात करूं तो इसकी मेजबानी साउथ अफ्रीका करेगा, 2022 में चाइना करेगा, उसके बाद फिर ये घूमकर यहाँ पर आ जाएगा और 2024 में ये ऐसे चलेगा, फिर ये 2025, फिर उसके बाद फिर भारत की बारी आएगी 2026 में। और इसके पहले भारत 2 बार और मेजबानी कर चुका है, ये तीसरी बार है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। और ये सम्मेलन कौन सा था? तो 13वां सम्मेलन 2021 था। इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। 2012 और 2016 में इसके पहले भारत ने इसकी मेजबानी की है, 13वां वार्षिक संस्करण था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि 2022-24 के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र के किस अंग के सदस्य के रूप में चुना गया? तो भारतवर्ष ये रिपीट हो गया के तौर पे चुना गया। तो ये आपका यहाँ पर इकोसोक यहाँ पर इसका आंसर है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य के तौर पे भारत को यहाँ पर चुना गया। कब के लिए? 2022 से 24, 3 वर्षों के लिए। अब यहाँ पर इकोसोक हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंग हैं जिनको हम पेपर 7 में के पार्ट 2 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाले हिस्से में हम इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 7 जून 2021 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो यूनाइटेड नेशन के 6 अंगों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग है, कुछ इस तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और पीछे हमने यहाँ पर बाकी हमने यहाँ पर देखा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसोक, आईसीजे और वैसे ही ट्रस्टीशिप काउंसिल। इस तरह के 6 अंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए कितने सदस्य हैं? तो ये 54 सदस्य हैं। यहाँ पर उतना डिटेल इसके बारे में ध्यान नहीं रखना है, बस साथ में हमें ये रखना है कि भारत के साथ साथ अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान जो है वो एशिया पैसिफिक क्षेत्र से की श्रेणी में यहाँ पर भारत के साथ वहाँ पर परमानेंट सदस्य के रूप में वहाँ पर इकोसोक में वहाँ पर एंट्री की है। तो इतनी चीज़ें डिटेल ध्यान रखनी है। अब देखिए भारत को 2022 से लेकर 24 के 3 साल के कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप में इकोसोक में चुना गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय को विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य नामित किया गया है? तो ये मोंटेक सिंह अहलूवालिया है। ये पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं प्लानिंग कमीशन के मनमोहन सिंह सरकार के समय। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब प्लानिंग कमीशन का स्थान जो है वो नीति आयोग ले लिया है योजना आयोग की जगह। अब हम नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं। 2015 से नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग बार बार न्यूज़ में रहता है, तो इसे ध्यान रखना है। तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया को यहाँ पर विश्व बैंक और आईएमएफ के द्वारा गठित जो उच्च स्तरीय सलाहकार समूह है उसका सदस्य नामित किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो है यहाँ पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट भी जारी करती है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए उच्च स्तरीय एक सलाहकार समूह का सदस्य बनाया गया है। यह समूह का गठन विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन के कारण जो दोहरा संकट जो अभी जन्म लिया है, एक स्थिति में है विश्व पूरे कोविड-19
और जलवायु जो परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और कोविड-19 के कारण जितनी अभी परेशानियां चल रही हैं उनको लेकर अब एक समिति गठित की गई है जो अपनी रिपोर्ट देगी, फिर आगे चर्चा होगी। अब देखिए फिर स्पोर्ट्स वाले हम सेक्शन में पहुंचते हैं जहां पर फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। यानी कि यहाँ पर जो 4 ग्रैंड स्लैम है, जैसे कि मैं अगर बात करूं तो अमेरिकन ओपन जिसे हम यूएस ओपन के नाम से जानते हैं, फिर उसके बाद विंबलडन, फिर उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले होता है, फिर यूएस, फिर ये इस तरह के क्रम एक बार देखने होंगे हमें। और साथ ही ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और एक होता है फ्रेंच ओपन। तो हम यहाँ फ्रेंच ओपन की बात कर रहे हैं तो पुरुष वर्ग में इसका विजेता है नोवाक जोकोविक। और आगे थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। यहाँ पर देखिए रोजर फेडरर और राफेल नडाल का भी यहाँ पे जिक्र होता है जब भी इन ग्रैंड स्लैम की बात होती है। तो देखिए राफेल नडाल और रोजर फेडरर ने रिकॉर्ड की बराबरी करने में सिर्फ एक कदम पीछे, यानी कि नोवाक जोकोविक ने अभी तक 19 ग्रैंड स्लैम यहाँ पे जीता है और राफेल नडाल और यहाँ पे रोजर फेडरर जो है वो 20-20 अभी ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए नोवाक जोकोविक ने स्टेफनास सिसिपास को हराकर अपने करियर में दूसरी बार फ्रेंच ओपन जीता, तो ये तथ्य भी हमें ध्यान में रखना है। रनर अप ध्यान नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन करियर में फ्रेंच ओपन कितनी बार जीता है तो दूसरी बार। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में यदि क्वेश्चन बनता है तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हबार्ड का किस खेल से संबंध है, यानी कि किस खेल से संबंधित है, तो वो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, भारोत्तोलक से संबंधित है। देखिए लॉरेल हबार्ड की बात यहाँ पर इसलिए हुई क्योंकि वो पहले ट्रांसजेंडर एथलीट है। देखिए इस तरह के प्रश्न अक्सर आपको पूछे जाएंगे, जो भी पहला सबसे बड़ा छोटा, तो ध्यान रखना है। देखिए ओलंपिक से बहुत सारे प्रश्न वैसे भी हम पढ़ते हैं, तो परीक्षा का जो आयोग का जो पैटर्न है उसको समझना है कि आयोग किस तरह से जो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको पूछ सकता है। तो देखिए हमारा प्रयास वही है कि हम उस तरह के प्रश्नों से आपको अवगत समय समय पर कराते रहें। तो ये पहला ट्रांसजेंडर एथलीट जो लॉरेल हबार्ड है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। देखो ये करने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट न्यूजीलैंड की भारोत्तोलक लॉरेल हबार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा क्रिकेटर का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी को मिला, तो ये शेफाली वर्मा है। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए सलामी बल्लेबाज है शेफाली वर्मा, सभी प्रारूपों में यहाँ पर डेब्यू करने वाली पहले सबसे कम उम्र की पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई है, क्योंकि उन्होंने ब्रिस्टल में इंग्लैंड के खिलाफ पहले महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में कदम रखा और साथ ही उन्होंने सभी प्रारूपों में पदार्पण करने के लिए 17 साल 150 दिन का समय लिया है। अब यहाँ पर एक न्यूज़ और था, यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा अंशुला रॉ। तो अंशुला रॉ जो है वो डोपिंग में पहली महिला क्रिकेटर है जिसको एंटी डोपिंग या डोपिंग के लिए चार्ज किया गया। ये इंदौर की खिलाड़ी है, इनके बारे में ध्यान में रखना है। और अंशुला रॉ जो है विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है जिनको डोपिंग के लिए चार्ज किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में सेवा में आने वाले भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक को किस नाम से जाना जाएगा, तो देखिए ये सम्मान के तौर पे जो भारत का जो पहला विमान वाहक था उसको सम्मानित करने के लिए इसे विक्रांत नाम दिया गया है। पहला जो था वो भी विक्रांत था, भारत का पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर था
वो भी विक्रांत नाम से था, जो कि हमने रशिया से लिया था, और ये अब डीकमीशन्ड हो गया, यानी कि ये सर्विस से अब डीकमीशन कर दिया गया, और इसे बजाज ग्रुप ने खरीद कर इसी के नाम से वी नाम से एक बाइक भी निकाली है। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ये सारी चीज़ें ये डिटेल्ड हमें ध्यान में रखनी कि पहला जो था वो भी विक्रांत था, और उसी के सम्मान में अभी जो इंडिजीनियसली भारत का पहला स्वदेशी जो इंडिजीनियस है, मतलब भारत ने खुद बनाया है उसे, वो भी विक्रांत नाम से है। अब देखिए थोड़ी सी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। भारत का पहला विमान वाहक है जो 2022 तक कमीशन हो जाएगा, और वहीं भारत के पहले विमान वाहक की याद में आईएनएस विक्रांत, मतलब इंडियन, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब देखिए भारत जो है कुछ बड़े देशों के बाद अब जो है 7वां नंबर का देश बन गया है, जो खुद जो स्वदेशी उसके पास एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो देखिए उसके पहले अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और चीन, तो ये 6 नाम हमें याद रखना है कि भारत 7वें नंबर का एयरक्राफ्ट कैरियर वाला देश बन गया है, जो इंडिजीनियसली जिसके पास है। इसके अलावा 6 ऐसे और देश हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो वो कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और चीन, उसके बाद हमारा प्यारा भारत। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखिए किताबों को लेकर भी प्रश्न पीएससी में और व्यापम में कई बार किताबों को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी कड़ी में यहाँ पर एक प्रश्न देखने को मिल रहा है, स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई किताब है? स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये रवि शास्त्री जी के द्वारा को ऑथर की गई उनकी खुद की जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उन्होंने उनके जीवन में जो 60 असाधारण प्रतिभाएं जो उन्होंने अपने जीवन में देखी, उनके बारे में उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा है। इसके सह लेखक अयाज मेमन है, ये भी हमें ध्यान रखना है। को ऑथर जो है वो अयाज मेमन है, और ये उनकी रवि शास्त्री जी की ये जीवनी है। और साथ ही एक और किताब का नाम यहाँ पर नोट करेंगे, बिलीव एक किताब है जो कि सुरेश रैना की है, सुरेश रैना की जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है। बिलीव जो है वो सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है, वो हाल ही में प्रदर्शित हुई थी जून जुलाई अगस्त के समय में, तो वो भी ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नमस्ते योगा ऐप लॉन्च किया गया? नमस्ते योगा ऐप लॉन्च किया गया, तो ये आयुष मंत्रालय है। आयुष के बारे में हम जानते हैं कि आयुष का कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो आयुष जो है आयुर्वेद और योगा और यहाँ पर यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये हमें ध्यान रखना है। क्या है यहाँ पर? आयुष मंत्रालय का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा, यू से यूनानी हो गया, एस से सिद्धा हो गया और एच से होम्योपैथी। तो ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नमस्ते योगा ऐप आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पर देखिए ऐप को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व संध्या पर मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था के सहयोग से आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया। देखिए आगे इसके बारे में नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, अवार्ड है, मैं बुकर प्राइज, जो अक्सर प्रश्न इससे बनता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। डेविड डायोप को ये पुरस्कार दिया गया है। आगे थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में करते हैं। डेविड डायोप को अंग्रेजी में अनुवादित उनके पहले उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट, यहां मैं लिख देता हूं, एट नाइट ऑल ब्लड इज
ब्लैक। ये उनका अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास है जो इनके द्वारा लिखा गया है और एक फिक्शन के तौर पे है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, प्रश्न पूछा जा सकता है। इस तरह के पीएससी प्रश्न ढूंढते रहता है कि किस तरह के जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके यहाँ पर प्रश्न बनाया जाए। तो पहला फ्रांसीसी उपन्यासकार है जिसे ये बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनका अंग्रेजी में अनुवादित उनका पहला उपन्यास है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो इस उपन्यास का भी नाम याद रखना है। डायरेक्ट आपको प्रश्न इस तरह से पूछ देगा कि डेविड डायोक को उनके किस कार्य के लिए, किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार से नवाजा गया। अब देखिए, एनवायरनमेंट को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर अक्सर करंट अफेयर की न्यूज़ चर्चा में रहती है, तो उससे प्रश्न बनता है। जैसे यहाँ पर नैनो यूरिया लिक्विड के बारे में यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर एक करंट न्यूज़ था। जैसे देखिए, यूरिया अक्सर, जैसे नीम यूरिया हो गया, नीम लेपित जो यूरिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरुआत की गई थी। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो अक्सर चर्चा में रहते हैं। तो चलिए उसके बारे में यहाँ पर प्रश्न देखते हैं कि क्या है। नैनो यूरिया लिक्विड के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है। ये इसको अंडरलाइन कर लिया करें या सर्कल कर लिया करें, नहीं वाला जब भी प्रश्न बनता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि यह आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप विकसित किया गया है। दूसरा, यह बेहतर पोषण गुणवत्ता के साथ उत्पादक को बढ़ाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर, यह विदेश से आयात किया गया एक उन्नत किस्म का यूरिया है। यह इंडियन फार्मास्यूटिकल्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ्को द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है, क्योंकि ये सही नहीं है। ये भारत में बनाया गया, इफ्को के द्वारा बनाया गया यह स्वदेशी नैनो यूरिया लिक्विड है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ हम देख लेते हैं। नैनो यूरिया लिक्विड जो है, इफ्को ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया। दूसरा, नैनो यूरिया लिक्विड को आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप विकसित कर एक संपातित तकनीक के माध्यम से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इतना तथ्य ध्यान में रखना है। नैनो यूरिया लिक्विड को पौधे के पोषण के लिए प्रभावी और कुशल पाया गया है। रिसर्च में ये देखा गया है कि जो बेहतर पोषण गुणवत्ता के साथ उत्पादन को बढ़ावा देता है, यानी कि पीछे की तीनों ए, बी और यहाँ पर डी तीनों जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई यहाँ पर होता दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, टी.एस. कल्याणन गोंडर, जिनका हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखिए, निधन वाले प्रश्न उतने इम्पॉर्टेंट नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा सेक्शन होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर टी.एम. कल्याणन गोंडर जो 101 वर्ष में हाल ही में उनका निधन हुआ, उनके बारे में क्या सत्य है। तो देखिए यह के बारे में क्या सत्य है। तो देखिए यहाँ पर वह भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य थे। अब देखिए, वह कथित तौर पर संविधान सभा के सबसे कम आयु के सदस्य थे। तीसरा जो ऑप्शन है, वह भारत की पहली अंतरिम संसद के सदस्य भी थे। अब उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वो इनमें से सभी थे। थोड़ा सा यहाँ डिटेल देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये टी.एम. कल्याणन जो थे वो भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे, जो इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें ध्यान में रखना है, ये संविधान सभा के सबसे कम उम्र के सदस्य थे, इसीलिए अभी तक ये जीवित थे और 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। अब वह भारत की पहली अंतिम जो फर्स्ट प्रोविंशियल जो पार्लियामेंट थी उसके मेंबर थे। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में सत्य हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास जी मैक्स
2021 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि सैन्य अभ्यास से, ये हमारा इस सीरीज में ये तीसरा प्रश्न आपको देखने को मिला। तीनों ही जो अभ्यास है वो इम्पोर्टेंट है, अक्सर इनसे प्रश्न पीछे आ चुके हैं, अब फिर से ये चर्चा में है, तो फिर से हम देखते हैं इनके बारे में। तो ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है भारत थाईलैंड, भारत जापान, भारत अमेरिका और भारत सिंगापुर। अब देखिए जी मैक्स, जैसा कि ये नाम में बोल रहा है कि जापान, जे से जापान, आई से इंडिया, एन से मिलिट्री और ई एक्स का मतलब होता है अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज। तो ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या है? इंडो जापान। और थोड़ा सा और यहाँ पे डिटेल हम देख लेते हैं। भारतीय नौसेना, मतलब ये कैसा अभ्यास है? जी मैक्स जो है, जी मैक्स जो है जापान इंडिया के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज है और यहाँ पर नौसैन्य अभ्यास है। भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का ये कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण, मतलब ये रिसेंटली शुरू हुआ एक अभ्यास था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस पे कि किस अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के द्वारा लकड़ी के उपग्रह बनाने की योजना बनाई गई है? तो ये इसका आंसर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी अब लकड़ी का सैटेलाइट बनाने जा रहा है। ये काफ़ी चर्चा में है, चर्चा में था, सॉरी। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने दुनिया के पहले, देखिए पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसे न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जा रहा है। इसे वर्ष 2021 के अंत तक रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मरणोपरांत अशोक चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह हमें ध्यान रखना है कि ये बाबूराम को सम्मानित किया गया है मरणोपरांत अशोक चक्र। तो थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। अशोक चक्र 2021 श्री बाबूराम को मरणोपरांत एएसआई जम्मू और कश्मीर पुलिस को प्रदान किया गया है, यानी कि बाबूराम को, जो कि एएसआई थे, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर JNK पुलिस के, उनको ये मरणोपरांत अशोक चक्र 2021 से सम्मानित किया गया। अब देखिए प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सॉरी, तो ये आंसर है बोथ A एंड B, यानी कि जगदीश भगवती और यहाँ पे C रंगराजन, इन दोनों को प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थोड़ा डिटेल यहाँ पे देखते हैं। द इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी ट्रस्ट के द्वारा ने उद्घाटन यानी कि प्रोफेसर CR सेंटेनरी, CR राव सेंटेनरी जो गोल्ड मेडल था वो पहला था ये के लिए पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जगदीश भगवती और C रंगराजन को का चयन किया गया, यानी कि इन दो नामों को हमें ध्यान रखना है। और ये CR राव, प्रोफेसर CR राव सेंटेनरी गोल्ड मेडल था, ये पहला था, फर्स्ट था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद आजमी को सम्मानित किया गया नेशनल यूथ अवार्ड से, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा। देखिए तेलंगाना के करीमनगर जिले के मोहम्मद आजम को अनुकरणीय नेतृत्व गुणों को प्रदर्शित करने के लिए हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मोहम्मद आजमी कहाँ के थे? तेलंगाना के करीमनगर के हैं, उनको ध्यान रखना है। अब देखिए ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिष्ठित अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक
जो कि संयुक्त राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, से किन्हें सम्मानित किया गया। यानी कि जैसे कि हमारे यहाँ सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है, तो उसी तरह अमेरिका का यूएस कांग्रेसनल गोल्ड मेडल जो है, अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक पुरस्कार जो है, वो वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यदि वो किसी भारतीय को किसी भी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से यदि नवाजा जाता है तो वो भारत के लिए एक सम्मान की बात है, और साथ ही साथ एस्पिरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ से बनता है। पीएससी इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछता है, तो ये महात्मा गांधी इसका आंसर है, ये हमें ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो ये और भी हमारे लिए सम्मान की बात है। आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क में एक प्रभावशाली अमेरिकी सांसद ने महात्मा गांधी को उनकी शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में से एक प्रस्ताव फिर से पेश किया गया था, और उन्हें यह फाइनली अवार्ड दे दिया गया। कांग्रेसनल गोल्ड मेडल संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने तापस नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। यहां तापस का मतलब क्या है? तो तापस का मतलब यहां पर है ट्रेनिंग एंड ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस। ये ध्यान रखना है, तापस का मतलब क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तापस का मतलब होता है ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में फिल्माए, व्याख्यान पाठ्यक्रम और ई अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए तापस पोर्टल को लॉन्च किया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। शहरी स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, ये आपका अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसके द्वारा जो मार्केटिंग को लेकर एक सोन चिरैया नाम से यहाँ पर अर्बन सेल्फ हेल्प प्रोडक्ट्स कौन सा मंत्रालय यहाँ पर लॉन्च करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इस सोन चिरैया को लॉन्च किया गया। थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर और देखते हैं कि आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय ने शहरी स्व सहायता समूह के उत्पादों को मार्केटिंग के लिए एक ब्रांड नेम सोन चिरैया लॉन्च किया। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया? तो ये इंपॉर्टेंट है, असम है। असम में वांचुआ जो महोत्सव है वो मनाया गया। इस तरह की नॉर्थ ईस्टर्न से जो भी न्यूज़ रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। थोड़ी वांचुआ महोत्सव के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। वांचुआ महोत्सव असम में तीवा आदिवासियों द्वारा अपनी अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तीवा को लालुंगा के नाम से भी जाना जाता है, जो असम और मेघालय राज्यों में रहने वाले एक स्वदेशी समूह है और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। और साथ ही देखें, उन्हें असम राज्य के भीतर एक अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी कि तीवा असम राज्य में एक अनुसूचित जनजाति है, मतलब शेड्यूल ट्राइब है। और नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कि वो झूम खेती करते हैं, और साथ ही वांचुआ इस जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है। जब भी इस तरह की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेकर किसी संस्कृति की बात होती है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, खासकर ट्राइबल संस्कृति को लेकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस संगठन ने भारत का पहला mRNA आधारित कोविड-19 विकसित किया है? अब देखिए, ये चर्चा में था जून जुलाई के समय में, जब इसका सेकेंड ट्रायल फेज चला था, और अभी फिर से ये चर्चा में है जब अभी ओमिक्रॉन जो है भारत में और पूरे विश्व में फिर से अपना प्रकोप दिखा रहा है। ओमिक्रॉन एक वेरिएंट है कोविड-19 का, तो अभी फिर से ये न्यूज़ में है। तो mRNA अब अपना तीसरे फेज में है, ट्रायल फेज में। तो ये किस संगठन ने भारत का पहला mRNA आधारित, मतलब मैसेंजर, M का मतलब यहाँ पर मैसेंजर होता है,
मैसेंजर आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड आधारित कोविड-19 विकसित किया है। तो वैक्सीन है, असल में ये वैक्सीन है, लॉन्च किया है। तो ये जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है। नेक्स्ट आगे थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए 3 फेजेस से गुजरना पड़ता है टेस्टिंग में। तो सेकेंड फेज में जब जून जुलाई में न्यूज़ में था तो उस समय ये काफ़ी न्यूज़ में था। अभी फिर से जब ये थर्ड फेज में है तो थर्ड फेज में ओमिक्रॉन को लेकर ये चर्चा में फिर से है, तो इम्पॉर्टेंट होता है। आगे चलते हैं। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने का ये कौन सा स्थापना वर्ष था, स्थापना दिवस मनाया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। 34वां यहाँ पर स्थापना दिवस अभी ट्राइफेड ने मनाया है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 6 अगस्त को अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है। ट्राइफेड की स्थापना जनजातीय उत्पादों, हस्तशिल्प और गैर इमारती वनोपज दोनों के लिए विपणन सहायता के माध्यम से जनजातीय विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की नवनियुक्त महिला न्यायाधीश नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना है। नहीं है, नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर हम कंफ्यूज होते हैं और नहीं की जगह है समझ के गलत ऑप्शन टिक करते हैं। तो देखिए अभी ये न्यूज़ इसलिए चर्चा में था ये क्योंकि 9 जजों की नियुक्ति की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिनमें से 3 महिला जज थी और बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें से एक महिला जज जो है वो आगे चल के 2027 में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस यानी कि भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश महिला मुख्य न्यायाधीश होने वाली है। तो इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस BV नागरत्ना, ये 3 नई महिला जज है जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे की गई। लेकिन जस्टिस इंदिरा बनर्जी जो है वो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के उस 34 जजों की पैनल में पहले से थी। चलिए फिर आगे देखते हैं कि जो महिला जज बनने वाली है वो BV नागरत्ना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है कि भारत की पहली महिला जज निम्न में से कौन होने वाली है? पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस, तो वो जस्टिस BV नागरत्ना है जो 2027 में होने वाली है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में PM मोदी ने किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? देखिए फिर से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 17 गोल्स हमने देखे, उसी में से जो एनर्जी सफिशिएंसी वाली जो गोल है उसको लक्ष्य जब भारत अपना 100वां वर्ष मनाएगा, आज़ादी का 100वां वर्ष 2047 में, तो इससे ध्यान रखना है 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 2047 में 100 साल पूरे होंगे। तब तक 100 वर्ष पूरे होने तक भारत जो है एनर्जी सफिशिएंट, ऊर्जा स्वतंत्र जो राष्ट्र है, एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा हर तरह से, चाहे वो न्यूक्लियर पावर से एनर्जी बनाना हो, रिन्यूएबल से या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी बनाने में भारत जो है एनर्जी इंडिपेंडेंट देश बन जाएगा। ये एक PM मोदी के द्वारा लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिए एक एनर्जी सफिशिएंसी वाली बात हो रही थी, तो वहाँ पे एक मिशन सर्कुलर अर्थव्यवस्था भी लाई गई है जिसमें हर तरह की एनर्जी, जैसे हमने यहाँ बात की कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, गैस आधारित जो अर्थव्यवस्था, साथ में पेट्रोल में डोपिंग, इथेनॉल,
को लेकर और साथ में हाइड्रोजन उत्पाद पर केंद्र बनाना शामिल है। अब देखिए यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों से ऊर्जा बनाने की बात की जा रही है, चाहे वो गैस आधारित ऊर्जा हो, इलेक्ट्रिक वाली हो या पेट्रोल में इथेनॉल डोपिंग में भी छत्तीसगढ़ का अभी काफ़ी सारा यहाँ पर चर्चा में है कि कवर्धा वाले क्षेत्र में आपका कबीरधाम जिले में कवर्धा क्षेत्र में गन्ने की खेती जो काफ़ी वहाँ पर की जाती है, तो वहाँ भी इथेनॉल ब्लेंडिंग जो उसके जो अवशेष होते हैं गन्ने से गुड़ निकालने के बाद, तो वो मोलेसिस से, तो वो काफ़ी न्यूज़ में है। उसको छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में हम उसको कवर करेंगे। साथ ही यहाँ पर हरित हाइड्रोजन की बात की जाती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके प्री मेंस और साथ में इंटरव्यू के लिए भी ये टॉपिक हरित हाइड्रोजन से आपको ऐसे भी बनने की संभावना है। तो ये हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है वो किस स्थान के अभियान से संबंधित है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर के अभियान से संबंधित है। इसे हमें ध्यान में रखना है कि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है वो सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए देश भर के विकलांग लोगों के लिए एक टीम शामिल है, जिसमें वो सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा जो युद्ध क्षेत्र है वो सियाचिन है, और यहाँ पे विकलांग लोगों की एक सबसे बड़ी, आज तक की जो विश्व की सबसे बड़ी टीम जो इतने हाइट पर जाके चढ़ाई करेगी, तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम उसका नाम है। एक छोटा सा न्यूज़ है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम किस भारतीय शहर में स्थित है। देखिए नीरज चोपड़ा जो एकमात्र भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए, टोक्यो ओलंपिक में, तो उनके लिए ये पुणे में राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये पुणे में जो इनके नाम से स्टेडियम बनाया गया, इसके बारे में देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुणे स्थित सेना खेल संस्था के दौरे के दौरान सेना खेल संस्था का जो स्टेडियम है उसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है, पुणे में स्थित है। सेना का जो स्टेडियम है उसे अब नीरज चोपड़ा के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र है। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पे तेलंगाना अभी टॉप में शुरुआत हुई थी, वहाँ पे सबसे बड़ा तैरता हुआ प्लांट बनाने का, लेकिन कंप्लीशन जो हो गया वो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में अभी भी काम चल रहा है। तो अब पहला कौन सा बन गया सबसे बड़ा तैरता हुआ, और सबसे बड़ा तैरता हुआ जो है वो आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा तैरता हुआ इसको याद रखेंगे। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो आपके आंध्र प्रदेश में इंस्टॉल किया गया, ऑपरेशन चालू हो गया। और ये किसके द्वारा, ये भेल के द्वारा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा, और ये भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पीवी प्लांट, ये सोलर पीवी प्लांट सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया। अब देखिए आंध्र प्रदेश के जो एनटीपीसी समहाद्री जो है स्थान, वहाँ पर 25 मेगावाट की फ्लोटिंग एसपीवी यानी कि सोलर प्लांट परियोजना 100 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है। इसको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। फ्लोटिंग बोल रहा हूं, ध्यान रखेंगे, सोलर प्लांट मैंने नहीं कहा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला कृषि क्षेत्रक सूचकांक है, इंडिया फर्स्ट एग्री सेक्टोरल इंडेक्स है, ये आपका गॉरेक्स है। गॉरेक्स जो है वो फर्स्ट एग्री सेक्टोरल इंडेक्स है भारत का, इसको ध्यान रखेंगे। थोड़ी चर्चा इसके बारे में करते हैं। नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX ने इस सोमवार को, ये उस समय का न्यूज़ था तो इस सोमवार लिखा गया, को भारत का पहला सेक्टोरल इंडेक्स एग्री कमोडिटी बास्केट यानी कि गॉरेक्स लॉन्च किया। ये ध्यान रखना है, गॉरेक्स एक मूल्य आधारित क्षेत्रीय सूचकांक है जो वास्तविक समय के आधार पर ग्वार, गम, रिफाइंड
स्प्लिट्स और ग्वार सीड के वायदा अनुबंधों में गति को ट्रैक करता है। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है। ग्वारेक्स का नाम हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा जो पहला सेशन था जहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस देखे नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज का। नेक्स्ट आगे और जुड़े रहिए। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो छत्तीसगढ़ के लिए होगा। नेक्स्ट जो पार्ट होगा थोड़ा सा हम यहाँ पर मोटिवेशनल कोट लेकर एक चलते हैं। समय थोड़ा सा इस तरीके का है कि हमें क्या करना है, डोंट वॉच द क्लॉक, डू व्हाट इट डज। कहने का मतलब समय को, घड़ी को मत देखिए, घड़ी के काम को देखिए कि वो करता क्या है। घड़ी निरंतर चलते रहता है, उसका काम है निरंतरता, यानी कि कीप गोइंग। समय जो है वो चलता रहता है, समय रुकता नहीं है। यहाँ पर घड़ी का आशय, वॉच का आशय है समय से। समय कितना भी हो, कठिन हो, अभी मुश्किल से 20 से 22 दिन बचे हैं, तो हमें अपने प्रिपरेशन लगातार वैसी ही रखनी है जैसे हम अभी रखते आए हैं। रिवीजन करते रहना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ का पार्ट रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी तैयारी में और उनको बूस्ट मिल सके। जो हमें साल भर का करंट अफेयर था वो हम 5 से 6 वीडियो में उसको ख़त्म कर देंगे। 3 से 4 6 जितने भी होंगे वीडियो, वहाँ पर हम उसको ख़त्म कर देंगे नेशनल और सीजी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर।